हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा माध्यमी टेक से एक बार दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नया टॉपिक लेके। आज का मेरा टॉपिक AWS में सिक्योरिटी ग्रुप, इलास्टिक आईपी और की पेयर्स क्या होते हैं और इन्हें कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले आप मेरे वीडियो देख सकें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो। आज के AWS के जो आज मेरा टॉपिक है वो है EC2 के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप्स, इलास्टिक आईपी एंड की पेयर्स। इनको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और इनका क्या काम होता है, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी डेफिनेशंस बता देता हूँ। तो जो हमारा सिक्योरिटी ग्रुप है, बेसिकली ये एक फायरवॉल है जो हम फायरवॉल यूज़ करते हैं, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल है। ये वर्चुअल फायरवॉल की तरह काम करती है, जो हमारे इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक को फिल्टर करती है। तो इसकी डेफिनेशन एक बार हम देख लेते हैं। अ सिक्योरिटी ग्रुप एक्ट एज अ वर्चुअल फायरवॉल फॉर योर EC2 इंस्टेंसेस टू कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक। Inbound rule control the incoming traffic to your instance, and outbound rule control the outgoing traffic from your instance. When you launch an instance, you can specify one or more security group. Means जो सिक्योरिटी ग्रुप है, ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये फायरवॉल की तरह काम करती है। आपके इनबाउंड एंड आउटबाउंड जो ट्रैफिक होती है उसको कंट्रोल करता है। और जब भी आप एक नया इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तब आपको एक या एक से ज़्यादा सिक्योरिटी ग्रुप आपको स्पेसिफाई करने ही पड़ेंगे। विदाउट सिक्योरिटी ग्रुप आप आगे नहीं जा सकते। तो आपको जो मैंने आपको बताया कि रूल हमारे दो टाइप के होते हैं, एक इनबाउंड एंड आउटबाउंड। यानी एक आपकी जो इनबाउंड ट्रैफिक आ रही है उसके लिए रूल्स क्रिएट करने पड़ते हैं, और एक आउटबाउंड जो हमारे सिस्टम से बाहर कोई अगर ट्रैफिक भेजनी है तो उसको हम अपने हिसाब से रूल क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक था मेरा इलास्टिक आईपी। इलास्टिक आईपी क्या है? ये एक स्टैटिक आईपी है। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल वे में समझाता हूँ। हमारे पास दो टाइप के आईपी होते हैं, एक स्टैटिक एंड डायनामिक। और डायनामिक क्या होता है? जब भी मैं अपना सिस्टम रिबूट करूँगा तो वो चेंज हो जाएगा। अगर उस केस में मेरा कोई वेब सर्वर चल रहा हो AWS पे, तो उसके अगर हर बार आईपी चेंज हो गया तो मेरे को DNS पॉइंटिंग हर बार करनी पड़ेगी नए तरीके से। मतलब मेरे को हर बार नया आईपी उसमें सेट करना पड़ेगा DNS पॉइंटिंग के लिए। तो उसके लिए क्या होता है कि मुझे अपने वेब सर्वर के लिए या कोई दूसरे सर्वर के लिए इलास्टिक आईपी लेना पड़ेगा। कोई टेम्पररी रजिस्टर करना है मुझे इंस्टेंस, तो मैं डायनामिक भी ले सकता हूँ। बट अगर मेरे को वो अपने डाटा स्टोर करना है, मेरा वेब सर्वर है, मेरा टॉमकैट सर्वर है, या मेरा कोई सर्वर है, तो उसके लिए मैं इलास्टिक आईपी यूज़ करूँगा, ताकि मेरा अगर सिस्टम रिबूट भी होता है तो मेरा आईपी चेंज ना हो। ये स्टैटिक आईपी की तरह काम करता है। इसकी एक बार मैं डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इलास्टिक आईपी एड्रेस is a static IPv4 address associated with your AWS account. It is also a public, meaning the public address uniquely reachable across the internet in the same kind of way that a postal address is uniquely reachable by the postal services. ये थोड़ा सा मैंने अलग ऐड किया है आपको एक सिंपली वे पे समझाने के लिए, कि जैसा हमारा पोस्टल एड्रेस होता है वो पिन कोड के हिसाब से ही हमारा पोस्टल जो सर्विस होती है वो पहुंचती हैं। उसी हिसाब से ये जो आईपी एड्रेस होगा ये एक फिक्स्ड आईपी एड्रेस होगा जो कि यूनिक होगा। और जो मेरा थर्ड टॉपिक रहेगा आज वो है की पेयर। की पेयर क्या है? की पेयर जो है ये मेरे जो AWS का इंस्टेंस है, जो मेरा क्लाउड का इंस्टेंस है, उसको लॉगिन करने के लिए
आपको पासवर्ड से लॉगिन नहीं करना है। यहाँ पे पासवर्ड से लॉगिन नहीं होगा, आपका की पेयर से ही लॉगिन होगा। अब की पेयर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पब्लिक, एक होते हैं प्राइवेट। अब जब भी हम कोई एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे उस टाइम पे हमें एक की पेयर असाइन करना पड़ता है अपने इंस्टेंस को। तो उस टाइम पे जो पब्लिक की पेयर होता है वो उस इंस्टेंस में ऐड हो जाता है, और जो हमारे पास जो उसकी कॉपी रहेगी वो रहेगी प्राइवेट की पेयर। तो इसकी एक बार डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। की पेयर कंसिस्टिंग ऑफ अ प्राइवेट की एंड अ पब्लिक की is a set of security credential that you use to prove your identity when connecting to an instance. Amazon EC2 stores the public key and you store the private key. You use the private key instead of a password to securely access your instances. मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको इसको लॉगिन करने के लिए, इंस्टेंस को लॉगिन करने के लिए प्राइवेट की जरूरत होगी। और एक चीज और है जो ध्यान देने के लिए है कि अगर ये की आपसे डिलीट हो जाती है और आपने कहीं इसको संभाल के नहीं रखा है तो आप इसको रिकवर नहीं कर पाओगे। तो उस केस में आप अपने सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप सर्वर को एक्सेस ही नहीं कर पाओगे, बट आपको उसके लिए फिर अलग काम करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं बाद में एक और वीडियो बनाऊंगा कि अगर आपकी कोई की पेयर गुम हो जाती है या डिलीट हो जाती है या करप्ट हो जाती है तो उसको कैसे आपने दोबारा से रनिंग कंडीशन में लाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका आपको एक बार मैं अभी AWS में इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ, इनको कैसे असाइन करना है और कैसे क्रिएट करना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपने पहले थ्योरी सेक्शन में बताया था कि सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या है, इलास्टिक आईपी क्या है और की पेयर्स क्या है। तो अब उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं प्रैक्टिकल, कि उनको कैसे असाइन करते हैं, उनको कैसे क्रिएट करते हैं, उनको कैसे मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने AWS कंसोल में लॉगिन होंगे, आपको कुछ ऐसा व्यू दिखेगा। उसके बाद आपने EC2 पे क्लिक करना है, या आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं EC2 वर्चुअल सर्वर इन द क्लाउड। सॉरी। उसके बाद आपके पास कुछ आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक पेन दिखेगा जिसमें आपको नेटवर्क एंड सिक्योरिटी टैब दिखेगा, जिसमें आपको नीचे ये सारी ऑप्शंस एक साथ दिखेंगी, सिक्योरिटी ग्रुप, इलास्टिक आईपीज एंड की पेयर्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिक्योरिटी ग्रुप्स। सिक्योरिटी ग्रुप्स में जैसे ही आप लॉगिन करोगे और क्लिक करोगे तो आपको एक बाय डिफॉल्ट जो यानी AWS की तरफ से एक बाय डिफॉल्ट हमारे पास बना हुआ VPC है, जो VPC ग्रुप है। VPC क्या है यह मैं आपको आगे बताऊंगा, बट तब तक हम सिक्योरिटी ग्रुप्स देख लेते हैं। तो सिक्योरिटी ग्रुप में क्या है, ये हमारी फायरवॉल है। ये फायरवॉल हमारे पास एक डिफॉल्ट है, आप अपने हिसाब से भी एक क्रिएट कर सकते हैं। तो उसको क्रिएट करने के लिए क्या है, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना अब क्या है कि अगर आप अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसमें आप डिपार्टमेंट वाइज सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। कि मार्केटिंग ग्रुप है तो मेरे को मार्केटिंग ग्रुप में ये पोर्ट ओपन करने हैं, तो मेरे को ये मार्केटिंग ग्रुप के लिए, एक डेवलपर्स के लिए, एक आपकी टेस्टिंग टीम के लिए और एक आपका प्रोडक्शन टीम के लिए। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे डेव टीम, मतलब ये सिक्योरिटी ग्रुप का नाम है, डेव टीम। अब यहाँ पे डेव टीम के लिए मेरे को क्या है, ओनली SSH एक्सेस देना है, बाकी का नहीं देना है। अगर मैं ऐसे करता हूँ तो सिर्फ वो उनका ही काम रहेगा, मेरे को वहाँ से फिर जो वो कोई पैकेज क्रिएट करेंगे उसको उठा के दूसरे सर्वर में बनाना है, तो वो बात की बात है, उसको मैं आपको कुछ अलग करके दूंगा। अगर ऐसा नहीं करना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं मेरी जो मेरी टीम का नाम रहेगा या मेरे ग्रुप का नाम रहेगा वो रहेगा वेब सर्वर। अच्छा, वेब सर्वर में मेरे को मेनली 2 पोर्ट तो चाहिए, एक रहेगा 80 पोर्ट
या 443 अगर आपकी सिक्योर SSL लिंक है तो 80 पोर्ट, 443 पोर्ट और SSH पोर्ट, ये 3 पोर्ट तो मुझे नॉर्मली चाहिए। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देनी है तो यहाँ पे दे सकते हैं SSH, यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं दे रहा हूँ SSH एंड HTTP ports allowed। इसके बाद VPC कौन सा है, अभी तो मेरा एक ही VPC मैंने क्रिएट किया है, यानी जो बाय डिफॉल्ट VPC है वही है। तो जब VPC के वीडियोस में आपको बनाऊंगा, VPC का वीडियो बनाऊंगा, उस टाइम में आपको VPC कैसे क्रिएट करते हैं, अपना खुद का VPC यानी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड कैसे अपने क्रिएट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल मैं अभी जो मेरा VPC डिफॉल्ट VPC है मैं उसी को ही लेकर ये काम करता हूँ। अब उसमें सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इनबाउंड रूल्स। अब इनबाउंड बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि कोई भी इनबाउंड रूल नहीं होता है, आपको अलाउ करवाने पड़ते हैं। तो मेरे पास क्या क्या है, एक तो SSH, ठीक है। अब ये कस्टम है कि आपको अगर किसी एक ही IP से देना है तो आप उस IP का एड्रेस यहाँ पे दे सकते हैं, या अगर आपने हर किसी को ये एक्सेस देना है कि आपके इस सर्वर को कहीं से भी SSH कर सके, कोई भी IP से उसको SSH कर सके, तो इसके लिए आपको नॉर्मली 0.0.0.0/0 सेलेक्ट करना है। इट मीन्स कि ये सबके लिए ओपन है। दूसरा मैंने HTTP पोर्ट के लिए आपको बोला था, HTTP यानी 80 पोर्ट। मैं 443 पोर्ट अभी अलाउ नहीं करूंगा, और इसको भी मैं एनीवेयर से मैं कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे भी करोगे एनीवेयर तो यही IP एड्रेस शो होंगी, ये आप देख सकते हैं एनीवेयर। तो 0.0.0 माई IP, अगर मैं माई IP करता हूँ तो ये मेरा IP है, सिर्फ मेरे IP से ही एक्सेस मैं कर पाऊंगा, बट मेरे को ये एनीवेयर से मैं कर रहा हूँ अभी करने के लिए। मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए एनीवेयर से मैं इसको एक्सेस दे रहा हूँ। और इसको अब आउटबाउंड रूल्स जो रहते हैं, ये बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट आपको ओपन करने की परमिशंस रहती हैं, ओपन परमिशंस होती हैं, आप इनको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं इसको एज इट इज लेके चलता हूँ और क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। तो ये आप देखेंगे कि एक मेरा जो सिक्योरिटी ग्रुप है वेब सर्वर, ये आप देख सकते हैं सिक्योरिटी ग्रुप का नेम जो है वेब सर्वर, ये ऑलरेडी एक क्रिएट हो चुका है। अब इसको असाइन कैसे करना है अपने इंस्टेंस के साथ, तो वो अभी आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको EC2 डैशबोर्ड में जाना होगा, और तो आपको ना इंस्टांसेस पे क्लिक करना है। इंस्टांसेस पे क्लिक करने के बाद आपको लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करना है। आपको अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है, लिनक्स की है, उबंटू की है, विंडोज की है, मैक ओएस की है, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट का आप EMI चूज करेंगे। और इंस्टेंस कैसे क्रिएट होता है, अगर आपको ये पूरा नहीं पता है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने इंस्टेंस कैसे क्रिएट होता है उसके लिए डिटेल्ड में समझाया है। अगर फिर भी नहीं आपको पता है तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी आप उसको देख सकते हैं। तो मैं फिलहाल आपको Amazon Linux 2 AMI के साथ चलते हैं। बाय डिफॉल्ट ये 8 GB का सबसे पहले इसमें चूज इंस्टेंस टाइप रहेगा, तो मैं T2 माइक्रो ले लेता हूँ। ये एलिजिबल है फ्री टायर के लिए। इसके बाद इंस्टेंस वही रहेगा। नेटवर्क VPC मेरे पास सिंगल VPC है, मैंने अभी VPC कोई नहीं कराया है इसमें
क्रिएट नहीं किया है। मेरे पास डिफ़ॉल्ट VPC है, मैं डिफ़ॉल्ट VPC के साथ चलूँगा। और फिलहाल के लिए अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इसमें ऑप्शंस हैं इनको बाय डिफ़ॉल्ट लेके नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद ऐड स्टोरेज, बाय डिफ़ॉल्ट 8 GB का SSD अटैच कर लेगा, तो मैं 8 GB के साथ ही चलूँगा। 8 GB। नेक्स्ट टैग, ये जो टैग है ये मेरे हिसाब से आपको हर इंस्टांस में टैग देना है, ताकि अगर मल्टीपल इंस्टांसेस आपने 500 या 200 या 100 सर्वर आपने क्रिएट किए हैं, तो ये आपको नेम से उसको रिकॉग्निशन करने के लिए आपको सही रहेगा। तो इसके लिए एक यूनिक नेम दे दें, ताकि आपको ये पता चले कि ये आपका जो इंस्टांस है ये किस लिए है। अदरवाइज आपको वहाँ पे रिकॉग्निशन या रिकॉग्नाइज करना मुश्किल हो जाएगा। वेब सर्वर, मैं फिलहाल मेरा तो एक ही है, तो इसलिए मैं सिंपल सा नेम दे रहा हूँ, वेब सर्वर। अब जो है, जो मेरा मेन आज का जो टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। मेरा थोड़ा आज इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो ये आप देख सकते हैं। इसमें जो ऑप्शन है ये स्टेप 6 है, इसमें है कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप। अब इसमें क्या ये बता रहा है मेरे को कि क्रिएट अ न्यू सिक्योरिटी ग्रुप। हमने अपना सिक्योरिटी ग्रुप पहले मैनुअली तरीके से किया था। आप अगर वहाँ पे नहीं क्रिएट करते हैं तो आपको यहाँ पे भी ऑप्शन आती है नया क्रिएट करने के लिए। तो मैं नया नहीं क्रिएट करूँगा, मैं सेकंड ऑप्शन चूज करूँगा जिसमें है सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप। मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास लिस्ट जो मैंने क्रिएट किए हैं उसकी सारी लिस्ट आ जाएगी। अब मेरे को क्या है कि जब भी मैं कोई वेब सर्वर के लिए कोई भी सर्वर क्रिएट करूँगा, तो मेरे को ये है कि मैं यार ये वेब सर्वर नाम से जो है मेरा सिक्योरिटी ग्रुप है मैं उसको अटैच कर दूंगा। तो मेरा जो मेरे को रिक्वायर्ड पोर्ट्स होंगे वो ऑलरेडी इसमें ओपन है। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा HTTP और SSH ये दो पोर्ट जो हैं वो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखे थे। अगर आप अगर इसमें देखेंगे आप बाय डिफॉल्ट में, तो इसमें इनबाउंड रूल में ऑल ट्रैफिक, ऑल पोर्ट, ऑल रेंज जो है, सारे प्रोटोकॉल जो है ये सारे के सारे अलाउड हैं। तो मैं इसको ना लेके मैं अपने जो मैंने क्रिएट किया है वेब सिक्योरिटी सर्वर उसको अटैच करता हूँ और लॉन्च कर देता हूँ। इसके बाद की पेयर, अब आप बोलेंगे कि ये की पेयर क्या है। तो की पेयर के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। अब वो जो मेरा टॉपिक था ये इसमें भी आपको समझ आ जाएगा कि की पेयर मैंने उसको अटैच कैसे किया। या फिर आपके पास दो टाइप का इसमें मेरे पास 3 टाइप की ऑप्शंस हैं। एक है चूज एन एग्जिस्टिंग की पेयर। अगर आपने की पेयर कोई पहले से ही क्रिएट कर रखा है तो उसको आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी की पेयर नहीं है, जैसे मेरे केस में मेरे पास एक भी की पेयर नहीं है तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू कर सकता हूँ और प्रोसीड विद द न्यू विदाउट अ की पेयर। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको एक ये लॉगिन करने की परमिशन नहीं देगा। उस केस में फिर आपको एक लंबा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसमें की पेयर अटैच कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक न्यू क्रिएट अ न्यू की पेयर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ। नाम मैं देता हूँ फिलहाल सर्वर। डाउनलोड की पेयर, डाउनलोड करता हूँ की को। और जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बोला था कि हम इस की को, जो की पेयर मेरी डाउनलोड होगी, इसको हमने संभाल के रखना है। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने सॉरी मेरा शायद इंटरनेट में कोई दिक्कत आ रही है।
थिंक इंटरनेट का इशू चल रहा है थोड़ा सा। दोबारा से जल्दी जल्दी इसको प्रोसेस करता हूँ अगेन। फ्रेंड्स थोड़ा सा इंटरनेट मेरा स्लो चल रहा है आज, कुछ मौसम भी बाहर खराब है। स्टोरेज download keyword arrow greeting keyword the keyword other already exist। ओके, मैंने वो पहले कर ली थी बट वो डाउनलोड नहीं हुई थी क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। तो अभी इसको मैं नाम चेंज कर लेता हूँ, वेब के नाम से इसको डाउनलोड करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि web.temp फाइल ये डाउनलोड हो चुकी है। इसके बाद मेरे को लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करना है। तो आपके दो टॉपिक यहाँ पे कवर हो गए हैं, एक है की पेयर और दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप्स। अब इनका काम क्या हुआ और इनका क्या फर्क पड़ रहा है मेरे इंस्टेंस में, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके अटैच करने से मेरे को क्या फायदा हुआ या इनका काम क्या है, ये कैसे काम कर रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो मेरा इंस्टेंस है वो रनिंग स्टेट में आ चुका है। मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे को आईपी एड्रेस दिख जाएगा इसका। ये पब्लिक आईपी एड्रेस है और ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है। जब भी आप इंस्टेंस को एक्सेस करोगे वो पब्लिक आईपी एड्रेस से ही एक्सेस करोगे। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर मेरे को मेरा इंस्टेंस कैसे एक्सेस करना है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। आप उस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको उस वीडियो से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको अपने इंस्टेंस को कैसे अटैच करना है, एक्सेस करना है। मैं अभी एक्सेस करके नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं जस्ट आपको इसका मेरे सिक्योरिटी ग्रुप्स अटैच हुए हैं या नहीं हुआ है, मेरा की पेयर अटैच हुआ है या नहीं हुआ है, बस मैं आपको इतनी डिटेल आज बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि मेरा ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सॉरी, तो आप जैसे ही आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो इसमें ये जो डिटेल आएगी कि आपकी ये प्लेटफॉर्म कौन सा है, ठीक है, लिनक्स है, यूनिक्स है, कौन सा है, AMI कौन सी आप यूज़ कर रहे हैं उसकी डिटेल रहेगी, और इसमें AMI की लोकेशन क्या है, आपका जो AWS के अकाउंट का ओनर का जो आईडी रहता है वो रहेगा, प्लेसमेंट ग्रुप अभी मतलब ये जो है ये अभी आपके जो जो अटैच किया है आपने उसकी डिटेल आपकी रहेगी। तो आप यहाँ पे जाएंगे सिक्योरिटी में, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी में सिक्योरिटी ग्रुप्स में देखेंगे आप, तो आपको ये दिखेगा कि वेब सर्वर नाम से एक सिक्योरिटी ग्रुप है जो इसमें अटैच है। अब इसमें कौन कौन से पोर्ट ओपन है वो आपको डिटेल्स यहाँ पे है। अगर आपको यहाँ पे और इसको चेंज करना है, कोई और ऐड करना है, तो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं पोर्ट्स को। तो अभी आ जाते हैं अपने इंस्टेंस पे। जैसे इंस्टेंस पे आप आएंगे तो आप यहाँ पे एक चीज और देखेंगे कि आपकी आपको एक चीज और मैंने दिखानी थी की पेयर के लिए।
तो आप जैसे ही आप नीचे जाओगे तो आपकी जो की है, जो इसमें की पेयर जो अटैच है वो भी मेंशन्ड होता है। सिक्योरिटी, स्टोरेज आपकी EBS 8 GB का स्टोरेज है, और आपके जो डिवाइस का नेम है वो क्या है, /XVDA जो डिवाइस नेम रहेगा, यानी आपकी जो SSD है उसका पाथ रहेगा। तो ये मेरा ये इंस्टांस की डिटेल है। अच्छा, अब आपको सबसे पहले तो मेरे को ये दिखाना था कि मेरा सिक्योरिटी ग्रुप अटैच हुआ है तो वो क्या काम कर रहा है, या उसका फायदा या नुकसान क्या है, वो भी एक बार देख लेते हैं। सॉरी। जैसे ही आप इसमें स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपका जो की पेयर है, की पेयर नेम, ये आप देख सकते हैं वेब, यानी अगर आपको ये कंफर्म करना है कि आपको इस इंस्टांस के साथ कौन सी की है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि की पेयर नेम क्या है, वेब। तो अब आपको पास जो पैम फाइल है, तो वेब नाम की जो पैम फाइल होगी उससे आप इस इंस्टांस को एक्सेस कर पाओगे। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं की पेयर नेम वेब और सिक्योरिटी ग्रुप नेम वेब सर्वर। अब इसका जो पब्लिक IP एड्रेस है वो है ये। अब मैं इसको, क्योंकि मेरा ये वेब सर्वर है तो इसमें ऑलरेडी जो अपाचे सर्वर है या HTTPD सर्वर है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। जस्ट मैं इसको ओके करूंगा, एंटर करूंगा, तो ये मेरे को मेरे सर्वर पे ले जाएगा। इस पे एक बार आउटबाउंड इनबाउंड देख लेता हूँ। इनबाउंड कनेक्शन 80 पोर्ट सही है। ओके, मेरे को इसकी सर्विस आई थिंक इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो ये इसको एक बार मैं एक्सेस करके दिखा देता हूँ आपको। तो पहले मेरे को आना पड़ेगा पुट्टी, .tpk बंद करेंगे। इसके बाद SSH तो ये मेरा जो इस की पेयर के साथ मैंने अपना इंस्टांस जो है वो एक्सेस कर लिया है। यूजर यस डन। sudo
ये रूट एक्सेस आ चुका है। यहाँ पे मेरे पास कमांड रहेगी yum install httpd। systemctl restart httpd सर्विस। अब आईपी को अगर आप रिफ्रेश करोगे इस पेज को तो ये मेरे को अपाचे सर्वर का टेस्ट पेज दिखा रहा है। इट मींस मेरा जो पोर्ट है 80 पोर्ट मेरा ओपन है। अगर मैं इस पोर्ट को डिसअलाउ कर दूं तब क्या होता है, तब मेरे को ये इस पेज को दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। तो एक बार इस एडिट करके 80 पोर्ट की डिलीट कर देते हैं हम परमिशंस को, सेव। ओके, अब अगेन सेम आईपी एड्रेस तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ तो ये कंटिन्यूसली मेरे को ये दिखाता रहेगा, बट ये एक्टिवेट नहीं होगा, यानी मेरे को मेरे अपाचे के पेज पे नहीं लेके जाएगा, क्योंकि इसकी जो फायरवॉल है अब इसको ये अंदर नहीं जाने दे रही है मेरे इंस्टांस में। अगेन मैं अगर इसको 80 पोर्ट की परमिशन देता हूँ, ओपन करता हूँ 80 पोर्ट को, http सेव। तो ये मेरा अपाचे का पेज आपको दोबारा से दिख रहा है। इट मीन्स मेरा जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब दूसरा, अब मेरे दो टॉपिक जो हैं वो अभी कवर हो चुके हैं, यानी मेरा सिक्योरिटी ग्रुप एंड की पेयर, ये दोनों कैसे काम कर रहे हैं। यानी की पेयर से मैंने आपको एक्सेस करके दिखा दिया और सिक्योरिटी ग्रुप से मैंने आपको पोर्ट ऑन और पोर्ट डिलीट करके मैंने आपको ऐड करके और डिलीट करके दोनों दिखा दिए। अब मेरा जो लास्ट टॉपिक बचा है वो है इलास्टिक आईपी। इलास्टिक आईपी क्या मैंने आपको बताया था कि ये मेरा स्टैटिक आईपी है। यानी स्टैटिक आईपी बोले तो अगर सबसे पहले तो मैं आपको अपना जो मेरा इंस्टांस है उसको स्टॉप करके दिखाता हूँ। अभी मेरा जो आईपी एड्रेस है वो है 18.233.64.230। अगर मैं अपने इंस्टांस को स्टॉप करता हूँ और दोबारा से ऑन करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये आईपी जो है ये चेंज हो चुका होगा, क्योंकि ये मेरा डायनेमिक आईपी एड्रेस है। तो जो भी आईपी एड्रेस इसको फ्री दिखता है ये उसको पिक कर लेता है। उस केस में मेरा ये आईपी यानी इस नाम से अगर मैंने अपना डीएनएस पॉइंटिंग किया होगा तो वो नहीं चलेगा। तो वो एक बार करके देखते हैं। सबसे पहले इसको स्टॉप करते हैं, इंस्टांस स्टेट स्टॉप। यस, स्टॉप। Yeah, it will take 1 or 2 minutes. हाँ, तो ये मेरा इंस्टांस जो है ये स्टॉप हो चुका है। अब इसको दोबारा से रीस्टार्ट करता हूँ, इंस्टांस स्टार्ट। जैसे ये मेरा जो इंस्टांस है ये एक्टिव स्टेट में आ जाएगा, यानी रनिंग स्टेट में आ जाएगा, तब जो मेरा आईपी एड्रेस होगा ये अलग आईपी एड्रेस आएगा। यानी जो मेरा पहले आईपी एड्रेस था यानी 18.233.64.230। अब देखते हैं मेरे को कौन सा आईपी अलॉट होता है।
तो अब ये देखेंगे कि जो मेरा पहले वाला आईपी एड्रेस था वो 18 की सीरीज का था, और जो मेरे को नया आईपी एड्रेस मिला है वो मिला है 3.89.146.24214। यानी अगर मैंने इस आईपी एड्रेस से इसको डीएनएस पॉइंटिंग की होगी, मान लो कि मेरी ईमेल आईडी का, सॉरी मेरी वेबसाइट का नाम है mademi.com, अगर मैंने इस आईपी एड्रेस के साथ उसको डीएनएस पॉइंट किया होगा तो ये मेरी आफ्टर रिस्टार्ट या आफ्टर रिबूट मेरी वेबसाइट नहीं चलेगी, क्योंकि मेरे आईपी एड्रेस जो है अभी आईपी एड्रेस इसको मिला ही नहीं है। उसके लिए उस केस में मुझे क्या करना है, उस केस में मुझे इलास्टिक आईपी पे आना है, और इलास्टिक आईपी एक लेना पड़ेगा, मेरे को बाय करना पड़ेगा। हर इलास्टिक आईपी का अलग अलग, मतलब ये पेड बेसिस पे है। तो मेरे पास एक ही वीपीसी है, ठीक है। अब आपको इसको कौन से नेटवर्क पोर्टल ग्रुप, तो मैं फिलहाल यूएस ईस्ट 1 लेता हूँ, और ओन्ड बाय मी, मतलब मेरे ऐसा कुछ मैं पूल नहीं क्रिएट किया है, क्योंकि मेरे पास कोई पूल है नहीं अभी। तो मैं इसको अमेजन पूल, यानी जो अमेजन मुझे देगा मैं वही आईपी से काम चला लूँगा, कोई बात नहीं। तो इसके लिए मैं एलोकेट करता हूँ। अब मेरे पास आईपी एड्रेस आ गया 54.147.107.242 और क्लोज। ये मेरे पास एक आईपी एड्रेस आ गया स्टैटिक आईपी एड्रेस, जिसके लिए मेरे को पे करना पड़ेगा। ओके, वीपीसी है मेरा जो बाय डिफॉल्ट वीपीसी है। अब इसको क्या करना है, मुझे अटैच करना है मेरे इंस्टांस के साथ। उसको कैसे इंस्टांस करना है, इसको सिलेक्ट करना है आपने। सिलेक्ट करने के बाद एक्शन में जाना है, एक्शन में एसोसिएट एड्रेस, एसोसिएट एड्रेस करेंगे तो ये मेरे को कहाँ पे एसोसिएट करना है, ये मेरे को करना है इंस्टांस में, नेटवर्क इंटरफेस में नहीं। अगर आप नेटवर्क इंटरफेस में करते हैं तो फिर आपको आगे जैसे मान लो कि मैं कोई वीपीसी क्रिएट करता हूँ, ये जो नेटवर्क इंटरफेस है ये टॉपिक अलग है, इसलिए मैं इसको आज नहीं करवा रहा हूँ। तो इसके बारे में आज मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो सिर्फ हम अपना काम, जो मैं आज का जो मेरा टॉपिक है उसके ऊपर ही बात करते हैं। तो मेरे को ये इंस्टांस पे अटैच करना है, तो इंस्टांस पे सिलेक्ट करूंगा रिसोर्स टाइप में। आगे नेक्स्ट टैब है वो है इंस्टांस। जैसे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में देखेंगे, आपने जो आईपी एड्रेस क्रिएट किया था वो किया था यूएस ईस्ट 1 में। तो यूएस ईस्ट 1 में जितने भी इंस्टांस आपने क्रिएट किए होंगे उन सब की लिस्ट यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में आ जाएगी। तो आपको जो भी आपको सर्वर में स्टैटिक आईपी अटैच करना है आप उसको सिलेक्ट करोगे। और प्राइवेट आईपी ये प्राइवेट आईपी रहेगा, तो ये ऑप्शनल है, बट मैं इसको अटैच कर देता हूँ। अलाउ इलास्टिक आईपी टू री एसोसिएटेड इफ ऑलरेडी अटैच्ड, अटैच करता हूँ और एसोसिएट करता हूँ। आप देखेंगे एसोसिएट एड्रेस रिक्वेस्ट सक्सीडेड। अब मैं अपने EC2 इंस्टांस पे आता हूँ। फ्रेंड्स, अब आप क्या देखोगे कि यहाँ पे जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो मेरा चेंज हो चुका है। और एक साथ में एक चीज और देखोगे आप कि ये इलास्टिक आईपी, यानी ये आपका स्टैटिक आईपी है, वो भी आपको ये दिखा रहा है। अदरवाइज अगर ये डायनेमिक आईपी लिया होता तो ये चीज जो थी ये ब्लैंक आती, ये वाली जो प्लेस है ये ब्लैंक दिखती है आपको, डायरेक्ट आपको पब्लिक आईपी दिखता है। अच्छा, सबसे पहले तो अभी इसको एक्सेस करके देखते हैं कि मेरा सर्वर इससे एक्सेस हो रहा है या नहीं। ओह शिट, ये मेरे को अगेन एक्सेस करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने इसको रीस्टार्ट किया था सर्वर को, और आईपी एड्रेस भी चेंज हुआ है। तो इसके लिए ठीक,
सेम ppk फाइल, और ये आप देखेंगे ये मेरा एक्सेस हो चुका है। इट मीन्स मेरा सिक्योरिटी ग्रुप काम कर रहा है, मेरी प्राइवेट की काम कर रही है, और साथ में मेरा इलास्टिक आईपी भी काम कर रहा है। तीनों एक ही वीडियो में मैंने आपको ये तीनों प्रॉपर्ली समझा दिए हैं। एक बार इसको EC2 यूजर लॉगिन हो चुका है, sudo रूट एक्सेस मिल चुका है, systemctl restart httpd और इसको एक्सेस करता हूं मैं अपने अपाचे पेज को। तो ये आप देख सकते हैं मेरा httpd जो सर्विस है वो एक्सेस हो रही है मेरे स्टैटिक आईपी एड्रेस से। अब आपको लास्ट चीज और दिखा देता हूं, इसको स्टॉप करके रीस्टार्ट करता हूं, ताकि आपको ये भी दिखा देता हूं कि मेरी स्टैटिक आईपी एड्रेस यही रहेगा। सबसे पहले इंस्टेंस स्टेट में जाता हूं, स्टॉप, इट विल टेक 1 or 2 minutes to wait for restart the system। स्टॉपिंग, अभी मेरा सिस्टम जो है वो स्टॉप हो रहा है, यानी शट डाउन हो रहा है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, यहाँ पे जो स्टेट आती हैं इंस्टेंस स्टेट, वो आती हैं स्टार्ट, स्टॉप, स्टॉप, हाइबरनेट, रिबूट एंड टर्मिनेट। मतलब स्टॉप अगर आप करोगे तो उसको आप रिस्टार्ट करवा सकते हैं। अगर आपने ये टर्मिनेट पे क्लिक कर दिया तो आपका जो सिस्टम, जो सर्वर है या जो भी आपका इंस्टेंस है, वो आपका प्रॉपर्ली सिस्टम से भी डिलीट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा जो सर्वर है वो स्टॉप हो चुका है। बट आप एक चीज अभी भी देख रहे हैं, जब मैंने लास्ट टाइम सर्वर को रिबूट किया था यानी स्टॉप किया था, तो जो मेरे आईपी एड्रेस थी वो यहाँ से गायब हो चुकी थी, यानी ये ब्लैंक हो चुका था। बट अभी भी मेरे पास जो मैंने स्टैटिक आईपी एड्रेस दिया है वो यहाँ पे इस सर्वर पे अभी भी मेरे को शो हो रही है। तो इसलिए अब इसको मैं करता हूँ एक बार स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मेरा सेम आईपी से ये फिर से रिफ्लेक्ट होता है या नहीं, मेरे को एक बार देखिए। इनिशियलाइज होने दो। जब ये इंस्टेंस स्टेट जो है रनिंग में आ जाएगी, फिर मैं आपको इसको जो अपाचे का पेज है, टेस्ट पेज है, उसको एक्सेस करके दिखाता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं मेरा रनिंग स्टेट में आ चुका है इंस्टेंस, और आईपी एड्रेस मेरा सेम है, यानी 54.147.107.242। यानी मैं अपने यहाँ पे अगर इलास्टिक आईपी की लिस्ट भी चेक करता हूँ तो सेम आईपी है। और इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा अपाचे का पेज, सॉरी, मेरे को दोबारा से, एक्चुअल में मैंने जो सर्विस है वो एनेबल नहीं करी है, इसलिए मेरे को दोबारा से ये अटैच करना पड़ेगा, सर्विस को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। EC2 यूजर आप देखते हैं मेरा सेम आईपी पे मेरा जो टेस्ट पेज है वो रिफ्लेक्ट होता है या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा अपाचे का टेस्ट पेज जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। इट मीन्स मेरा आईपी एड्रेस जो मैंने इलास्टिक आईपी एड्रेस जो अलाउ करवाया था वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अभी ये तब तक
इस इंस्टेंस पे रहेगा जब तक आप इसको रिलीज नहीं करोगे, चाहे इसको आप 100 टाइम्स रिबूट कर लो। इसको अगर मेरे को ये डिलीट करना है कि मेरे को अभी इस आईपी की ज़रूरत नहीं है, तो उसको रखने की ज़रूरत नहीं है, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो उसको डिलीट करने के लिए क्या करना है, आपको एक्शन में जाना है। सबसे पहले आपको डी एसोसिएट करना है, यानी इसको इंस्टेंस से डी एसोसिएट करना है। तो सबसे पहले मैं इसको डी एसोसिएट करता हूँ। डी एसोसिएट होने से यानी ये मेरे इंस्टेंस से तो ये हट गया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इंस्टेंस, अब आप देखोगे कि मेरे को आईपी एड्रेस, वो पुराने वाला आईपी एड्रेस मेरे को दोबारा मिल गया है। 230 नहीं, अलग है, सेम सीरीज का है बट आईपी एड्रेस अलग है, आप ये देख सकते हैं। तो इसको अगर मैं अपने स्टैटिक आईपी एड्रेस से दोबारा से रिफ्लेक्ट करूँ पेज को, तो ये नहीं वर्क कर रहा है। इट मीन्स मेरा जो प्लास्टिक आईपी एड्रेस है वो डी एसोसिएट हो चुका है, बट अभी भी ये मेरे जो आईपी एड्रेस है ये मेरी लिस्ट में शो हो रहा है, यानी इसका जो बिलिंग है ये मेरे अभी रनिंग स्टेट में है, यानी इसका मेरे को बिल पे करना पड़ेगा। अगर इसका आपको बिल पे नहीं करना है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। इसको डिलीट करने के लिए आपको जस्ट यहाँ से रिलीज एड्रेस करना है। अगर इसको रिलीज करोगे तो आर यू श्योर यू वांट टू रिलीज द आईपी एड्रेस, जो भी आईपी एड्रेस आपको, इसको रिलीज करोगे तो ये आपकी लिस्ट से डिलीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का टॉपिक, जिसमें आपके मैंने 3 टॉपिक को कवर करने की कोशिश करी है, और आशा करता हूँ कि आप इसको समझ भी चुके होंगे। इसमें आज मैंने कवर किया था सिक्योरिटी ग्रुप्स को, इलास्टिक आईपी एंड की पेयर्स को। अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।